अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3-4 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जनरल फैज हमीद का बाकायदा आज से ट्रायल का आगाज हो गया है, इसकी तफसीलात क्या है इस पे बात होगी। दूसरे नंबर पे बात करेंगे सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया है कि जो मिलिट्री कोर्ट के जितने भी सिविलियंस के ट्रायल हो रहे हैं वो फैसले दे सकते हैं, लेकिन वो मशरूत होंगे। इसकी आगे इम्प्लीकेशंस क्या होंगी पीटीआई के हवाले से, आगे इसके हवाले से क्या कोई इससे बुरे नताइज सामने आ सकते हैं, इस पे बात करेंगे। तीसरे नंबर पे बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में नए जजेस की तैनाती के लिए नाम भेज दिए गए हैं। कौन कौन से नाम हैं, उनमें से कौन से मशहूर वकला हैं, इस पे तफसीलन बात होगी। और चौथे नंबर पे बात करेंगे दुनिया भर की जेलों में जो कैद पाकिस्तानी हैं उनकी तफसीलात सामने आ गई हैं। 23,000 से जायद पाकिस्तानी दुनिया की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। इसकी तफसीलात क्या हैं, इस पे भी बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल फैज हमीद के हवाले से। उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का जो बाकायदा से आपके इल्म में है कि उनको जब से ये फर्द जुर्म आयद कर दी गई है 2-3 दिन पहले, उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि उनका अब ट्रायल शुरू होगा। जो मेरी इतलात हैं कि जो पहला जो कोर्ट की जो एक हियरिंग होती है या समाअत होती है उसमें तो फर्द जुर्म आयद की जाती है, मुलजिम को सामने ला के उनके सामने जितनी भी चार्जशीट है वो पढ़ के सुनाई जाती है कि जनरल फैज हमीद के ऊपर ये इल्जामात हैं, इन्होंने ये मुबैना तौर के ऊपर जराइम या जो भी उन्होंने वो किया है वो पढ़ के सुनाया। और इसमें जो मेरी इतलात के मुताबिक जनरल फैज हमीद ने जो उनकी सेहत जुर्म है उससे इनकार किया था। ये फर्द जुर्म आयद होने के बाद बाकायदा अब इसका ट्रायल शुरू होता है, यानी डे टू डे बेसिस के ऊपर हेयरिंग होगी। समाअत के दौरान क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। जो जनरल फैज हमीद की तरफ से अगर कोई विटनेसेस होंगे जो अपने दिफा में लाएंगे उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन और क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। उसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं उसके हवाले से इनसे पूछताछ की जाएगी। जो आईएसपीआर की तरफ से प्रेस रिलीज थी उसमें जो इनके ऊपर इल्जामात लगाए गए हैं उसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के हवाले से है, और जो सबसे खतरनाक था वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। अब इसमें जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो मैंने अपने कल वीलॉग में तफसीलन बताया है कि ये सबसे ज्यादा खतरनाक है जनरल फैज हमीद के ऊपर जो इल्जाम है। इसमें अगर इनके पास जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट हैं, टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स की जो अगर वो पोजेशन सामने और ये साबित हो जाती है तो इससे बड़ा इनको ना सिर्फ ये कि बड़ी लंबी सजा हो सकती है बल्कि आगे ये इनके लिए मसाइल पैदा कर सकती है। और उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के हवाले से भी इसका जो अगर इमरान खान के साथ कोई ताल्लुकात या जो कनेक्शंस हैं वो साबित हो जाते हैं तो तब भी जनरल फैज हमीद के लिए आगे जाके ना सिर्फ ये कि फैज हमीद के लिए बल्कि इमरान खान के लिए भी इसकी इम्प्लीकेशंस होंगी, खासतौर के ऊपर जो अब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है उसके बाद तो और ज्यादा खतरनाक इसके नताइज सामने आ सकते हैं। इसकी आगे फिर जाके मैं वो करूंगा भी, सही वजाहत करूंगा। तो ये जो अब जनरल फैज हमीद के जो चार्जशीट थी उसके बाद इनके ऊपर मेरी इतलात के मुताबिक आज बाकायदा शेड्यूल था इनका जो पहली हेयरिंग या पहली समाअत होनी थी। अब इस हवाले से मैं अपने जराये से कोशिश कर रहा हूं कि उनसे ये कंफर्म कर सकूं, क्योंकि ये मुझे कल इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आज जुम्मे के दिन उनका बाकायदा पहला जो है उनकी जो समाअत होगी। तो ये कंफर्म अभी मुझे सोर्सेज से ये नहीं हुआ कि आज वाकई हुई भी है या नहीं हुई या किसी बुनियाद के ऊपर उसको मुलतवी कर दिया गया है। बहरहाल वो मैं कल आपके साथ अपडेट भी करूंगा कि जुम्मे वाले दिन इनकी समाअत हुई है या नहीं हुई। तो ये अब जो डे टू डे बेसिस के ऊपर जब ये समाअत होगी, मैंने इस हवाले से पहले भी बताया था कि मैक्सिमम भी हुआ अगर इनके जनरल फैज हमीद की तरफ से विटनेसेस हैं, कोई 10-15 विटनेस भी अगर बुलाए जाते हैं अपने दिफा के लिए तो उसका जो क्रॉस एग्जामिनेशन है या उसकी जो क्रॉस क्वेश्चनिंग है उसके ऊपर मैक्सिमम एक जो विटनेस है उसके ऊपर 2 दिन भी लगाए जाएं तो ये 20 से 25 दिन का ये मामला टोटल लगता है, जिसमें जनरल फैज हमीद के खिलाफ फैसला मुतवक्के तौर के ऊपर आ सकता है। उसके बाद जब ये जो ट्रिब्यूनल है या जो अदालत बनाई गई है फौजी अदालत, उसकी तरफ से फैसला सुनाया जाएगा। उसके बाद ये फैसला जैक ब्रांच जाएगा, जैक ब्रांच में उसकी वेटिंग होगी लीगल पॉइंट्स के हवाले से, और फिर जो तमाम ये जो तीनों जजेस हैं उनके नोट्स मिलाए जाएंगे। उसके बाद फैसला जो है वो रेटिफाई होने के लिए आर्मी चीफ के पास जाएगा। तो ये बाकायदा इसका जो मैक्सिमम है यही 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर जनरल फैज हमीद का इसका फैसला आ सकता है।
अब सवाल ये है कि क्या इमरान खान का भी अब मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा, खासतौर के ऊपर जो इल्जामात और उसके साथ साथ जो कनेक्शन साबित हो रहे हैं जनरल फैज हमीद के और इमरान खान के, और फिर आज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला दिया गया है कि जो सिविलियन का जो ऑलरेडी जिनके मुकदमात थे 9 मई से रिलेटेड, उनके मिलिट्री कोर्ट को ये इजाजत दी गई है कि वो फैसले सुना सकते हैं। क्या इसका इमरान खान के ऊपर भी कोई इसकी इम्प्लीकेशंस होंगी? तो इसमें मेरी इतलात पहले भी यही थी कि इमरान खान का बाकायदा तौर पे ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उसमें ट्रायल होगा, क्योंकि 9 मई के हवाले से ऑलरेडी इस पे मुख्तलिफ जो है वो दफा जो मिलिट्री क़यादत है वो वाजे कर चुकी है कि 9 मई नाकाबिल माफ़ी है, और इसमें जो फौज की एक रेड लाइन थी उसको क्रॉस किया गया। मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर जो अटैक और हमले किए गए थे, आज अगर ये इसको माफ़ कर दिया जाता है और इमरान खान को इस हवाले से कुछ नहीं कहा जाता, और उसके साथ साथ जो इमरान खान के दीगर जो वर्कर्स हों या रहनुमा जो कि एक्टिवली इन्वॉल्व थे, अगर उनको कुछ नहीं कहा जाता तो फिर कल को कोई भी जत्था लेके आ जाएगा, वो GHQ के ऊपर चढ़ाई कर सकता है, वो दीगर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर चढ़ाई कर सकता है, और फिर उसके साथ साथ जो शोहदा के मुजस्मे थे उनकी बेहुरमती कर सकता है, उनको जला सकता है, उनको तोड़ सकता है। तो ये फिर कल को एक रास्ता खुल जाएगा। तो ये पहले दिन से ही वाजे था कि फौज इस हवाले से किसी सूरत भी माफी नहीं देगी। अब वही हम देख रहे हैं कि 9 मई के हवाले से जो लोग सवाल उठाते थे कि क्यों नहीं जो 9 मई में मुलविस लोग हैं उनका कोई ट्रायल किया जाता, क्यों नहीं उनके खिलाफ सबूत दिए जाते, क्यों नहीं उनको सजा दी जाती। उसका मसला वही था जो कि आज बज़ाहिर जो है वो हल हो गया, और वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इजाज़त देना है मिलिट्री कोर्ट्स को फैसला देने के हवाले से। उसके बाद हम देखेंगे कि हर गुजरते दिन के साथ जो मिलिट्री कोर्ट से नई जो सजाएं खासतौर के ऊपर जो इसमें इन्वॉल्व थे उसके वो सामने आएंगी। इस पे अब जरा बात कर लेते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया है इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, और उसके साथ साथ ये कि क्या इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं होगा। आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसकी तरफ से जब ये समाअत हुई तो उसमें जो दलाइल दिए गए ख्वाजा हारिस की तरफ से भी, और फिर उसके साथ साथ बैरिस्टर एतजाज एहसन की तरफ से भी काउंटर क्वेश्चंस वगैरह किए गए। लेकिन जो समाअत के बाद ये फैसला दिया गया, जो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में, उन्होंने ये फैसला दिया कि जिन जो सिविलियन का ट्रायल कंक्लूड हो चुका है मिलिट्री कोर्ट्स में, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से वो नहीं सुनाया जा रहा था, उनको इजाजत दे दी गई है कि मिलिट्री कोर्ट्स वो फैसले सुना दें। ताहम उन्होंने ये कहा है कि ये मशरूत होगा खासतौर के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जो इस पे वर्डिक्ट या डिसीजन आएगा मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता, ये उससे मशरूत होगा। तो गोया जो पिछले 1 साल से अपने जो ट्रायल है या उसका जो मुकदमात के फैसले हैं उसके इंतजार कर रहे थे, जो मिलिट्री की कस्टडी में थे, अब उनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट से फैसले आ जाएंगे। जिनको सजा होनी होगी वो उनको सजा दी जाएगी, और जिनको बरी करना होगा उनको बरी कर दिया जाएगा। तो ये एक मैं समझता हूं कि एक तो पहला ये है कि इससे जो PTI के वर्कर जिसमें बेगुनाह लोग शामिल थे, और अगर उनको गिरफ्तार किया गया था और वो फौज की तहवील में थे, अगर वो बेगुनाह थे तो उनके लिए ये एक अच्छी बात होगी कि ये फैसला सुना के वो उनकी बरीयत हो सकती है। लेकिन जो इसमें मुलविस थे उनको सजा भी होगी। और फिर इससे सवाल ये है कि क्या आगे इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगी और इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, खासतौर पे पाकिस्तान के जो सियासी मंजरनामा है उसके हवाले से भी। और फिर उसके साथ साथ जो एक नया ट्रेंड चला था कि कभी इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर दी जाती है, कभी दीगर जो सरकारी अमलाक हैं उनकी तोड़ फोड़ की जाती है, उससे ये एक मैं समझता हूं कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है उसके आगे आने वाले दिनों में बड़े अहम और दूररस असरात होंगे। पहला तो ये कि ये जो PTI की तरफ से हमेशा से हमने देखा कि 9 मई में कुछ नहीं किया गया, कोई इनको सजा नहीं दी गई, तो उसके बाद हमने देखा कि बारहा PTI की तरफ से इस्लामाबाद के ऊपर ना सिर्फ ये कि चढ़ाई की कॉल दी गई बल्कि एहतजाज के नाम के ऊपर तोड़ फोड़ की गई, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, और फिर साथ ही खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी जो वसाइल हैं हुकूमत के वो इस्तेमाल करते हुए विफाक के ऊपर चढ़ाई कर दी गई थी। उसका हमने देखा नतीजा जो 24 नवंबर से 26 नवंबर के दरमियान जो PTI की तरफ से एहतजाज किया गया बुशरा बीबी की सरबराही में, हमने देखा कि सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए। दूसरी तरफ से भी जो खैबर पख्तूनख्वा से आए PTI के जो जितने भी इस हवाले से मुख्तलिफ फुटेजेस हैं कि जो टीयर गैस इस्तेमाल की गई PTI के जो वर्कर्स के नाम के ऊपर, तो ये जो चीजें थी जो एहतजाज किया जाता था या एहतजाज के नाम के ऊपर तोड़ फोड़ और इंतशार फैलाया जाता था,
इस सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके बाद मैं समझता हूँ कि इसका रास्ता बंद हो जाएगा, क्योंकि अब अगर ये कोई भी सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस के हवाले से या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर कोई अटैक या हमलावर होता है तो वो सजा के हवाले से बाकायदा अब उसके एक डिटेरेंस क्रिएट करिएगा। मैं समझता हूँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और उसके साथ साथ ये भी कि हर गुजरते दिन के साथ जो इस तरह कॉल खासतौर के ऊपर अब जो इमरान खान की तरफ से ये कॉल दी गई सिविल जो डिसओबीडियंस की, और फिर उसके साथ साथ ये भी कि अगर ये भी कामयाब नहीं होती तो फिर उसके बाद अल्टीमेटली यही था कि इमरान खान ने एक दफा फिर कॉल देनी थी। तो ये सारे जो रास्ते हैं मैं समझता हूँ इससे बंद हो जाएंगे। और दूसरा ये कि जो 9 मई के हवाले से कहा जाता था कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये एक झूठा बयानिया बनाया गया है पीटीआई को दबाने के हवाले से, ये बाकायदा अब क्लियर हो जाएगा कि क्या ये वाकई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था या वाकई में जेन्युइनली पीटीआई की तरफ से ये इदारों के ऊपर हमले किए गए थे। ये फैसले आने से हकायक सामने आ जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इनकी जो अपील है वो सिविलियन कोर्ट्स में आएगी जब ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर ऐसा नहीं होता कि वन साइडेड कोई हमेशा से फैसले होते हैं। बाकायदा मिलिट्री कोर्ट में भी उसकी ना सिर्फ ये कि तमाम तर जो हकायक हैं, सबूत हैं और उसके साथ साथ जो एविडेंसेस हैं उसको देख के ही फैसला किया जाता है, तो उससे ये एक रास्ता बंद हो जाएगा। और फिर जो सबसे अहम बात है, ये कहा जाता था कि क्या इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है कि अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बाद ये रास्ता खुल गया है इमरान खान को भी मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल करने के हवाले से। और उस हवाले से जो जनरल फैज हमीद से जो जितने भी शवाहिद मिले हैं इमरान खान के इन्वॉल्वमेंट के हवाले से, उसका अब उस बुनियाद के ऊपर मुझे बज़ाहिर यही लगता है कि इमरान खान का भी अब आने वाले दिनों में ये हम सुन सकते हैं कि जनरल फैज हमीद ने अपने जो ट्रायल के दौरान ये बयान दे दिया है कि वो उसकी इन्वॉल्वमेंट के हवाले से फिर उसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान के खिलाफ भी कोई अलहदा से चार्जशीट बनाई जा सकती है और उनका मिलिट्री कोर्ट में बाकायदा ट्रायल हो सकता है। बहरहाल इस पे मजीद जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो आने वाले दिनों में शेयर करूंगा। आप जरा बात कर लेते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसके साथ साथ जो लाहौर हाई कोर्ट है वहां पे नए एडिशनल जजेस की तैनाती के हवाले से बाकायदा अब नाम दे दिए गए हैं। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए दो जो नाम या उनकी जो तफसीलात सामने आई हैं, ये रोजनामा जंग की आज खबर है, उसके मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए 2 जज जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसमें आजम खान और शाहरुख अर्जुमन, इनको नॉमिनेट किया गया है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल जज की उसके लिए। और फिर जो पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर गौहर की जानिब से जो नाम दिया गया है वो काशिफ अली मलिक एडवोकेट हैं। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो जुडिशल कमीशन के 2 इजलास होने हैं, 21 दिसंबर को ही 2 इजलास होंगे। एक में जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के नामों के ऊपर गौर किया जाएगा और फिर दूसरा इजलास होगा उसमें लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के नामों के ऊपर वो गौर किया जाएगा। जो जस्टिस आमिर फारूक हैं उन्होंने, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एडिशनल जज के लिए 2 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजों के नाम दिए हैं, आजम खान और शाहरुख अर्जुमन। और उसके साथ साथ फिर जो इस्लामाबाद बार काउंसिल के नुमाइंदा, उनकी जानिब से एडवोकेट सैयद कमर हुसैन शाह सब्जवारी, इनाम अमीन मिनहास और उस्मान गनी राशिद चीमा, ये नाम दिए गए हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से भी कोई नाम दिए गए हैं, जिसमें एडवोकेट सुल्तान मजहर, शेर खान है, रोशन खुर्शीद बरोचा की तरफ से भी, ये जुडिशल कमीशन की जो सिविल सोसाइटी से रुकन है उनकी तरफ से भी एक नाम दिया गया है। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर का नाम उन्होंने दिया है। और साथ ही जो फारूक एच नाइक पीपल्स पार्टी के जो रुकन हैं उनकी तरफ से जो नाम दिए गए हैं उसमें एडवोकेट कमर हुसैन सब्जवारी, उमर असलम खान, दानियाल इजाज और काशिफ अली शामिल हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए नाम दिए गए हैं। जबकि दूसरा फिर जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की जो नामजदगी होनी है बतौर एडिशनल हाई कोर्ट के, उसमें जो नाम भिजवाए गए हैं जस्टिस, ये जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट की, उनकी तरफ से 21 वकला के नाम या जो उम्मीदवारों के नाम भिजवाए गए हैं, जिनमें मोहम्मद सदीक अवान हैं, इकबाल अहमद खान बलोच, हसन नवाज मखदूम, अमीर अजम मलिक, शीरी इमरान, मलिक वकार हैदर, असद महमूद अब्बासी, मोहम्मद अमजद परवेज, शहजाद महमूद राजपूत, शहजाद महमूद भट्ट, एहसन रजा कासमी, खालिद इब्ने अजीज, मोहम्मद जवाद जफर,
खालिद इसहाक, मलिक मोहम्मद अवैस खालिद, चौधरी सुल्तान महमूद, हारिस अजमत, हारून दुग्गल और शहरयार तारिक शामिल हैं। ये जस्टिस आलिया नीलम की तरफ से नाम दिए गए हैं जो कि लाहौर हाई कोर्ट के लिए। फिर उसके साथ साथ जो जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से भी नाम दिए गए हैं, उन्होंने 11 नाम लाहौर हाई कोर्ट के लिए भिजवाए हैं। उसमें जो 11 नाम जस्टिस मंसूर अली शाह ने दिए हैं उसमें से 3 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं, जिसमें कैसर नज़ीर भट्ट हैं, मोहम्मद अकमल खान और जजीला असलम शामिल हैं। ये जजीला असलम जस्टिस काजी फायज ईसा के दौर में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट थी। उसके साथ साथ जो दीगर वकला के नाम भिजवाए गए हैं जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से, उनमें हैदर रसूल मिर्जा, मुनव्वरुल इस्लाम, खालिद इसहाक, राफिया जिशान, जावेद अल्ताफ, बैरिस्टर कासिम अली चौहान, सैयद शहाब कुतब, आसमा हामिद और समिया खालिद, इन्होंने ये नाम दिए हैं। फिर उसके साथ साथ जो पीटीआई के नुमाइंदे हैं जो बार उसमें जुडिशल कमीशन में, उसकी तरफ से जो नाम दिए गए हैं उसमें सैयद अली जफर की तरफ से 3 नाम भिजवाए गए हैं, जिसमें मोहम्मद साकिब जिलानी, बैरिस्टर कादिर बख्श और हमजा एजाज जमान के नाम शामिल हैं। इसी तरह फारूक एच नाइक की तरफ से भी 8 नाम भिजवाए गए हैं, जिसमें मलिक जावेद इकबाल वैंस, हसीब शकूर पुराचा, मुजीबुर रहमान कियानी, शायगान इजाज, साकिब जिलानी, आयान तारिक भट्ट, नवाजिश पीरजादा और सबाहत रिजवी, ये पीपल्स पार्टी की तरफ से नाम दिए गए हैं जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से। अब देखना यह है कि इनमें से कौन कौन से नाम जो फाइनलाइज होते हैं। क्या जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से जो नाम प्रपोज किए गए हैं उनको भी कोई किसी को नॉमिनेट किया जाता है या नहीं। उम्मीद है कि ये तमाम तर जो जजेस हैं प्योरली मेरिट की बुनियाद के ऊपर और उनके जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है बतौर वकील के, उसको देखते हुए ये फैसला किया जाएगा। बहरहाल इस पे मजीद जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो उसके हवाले से बात करेंगे। अब जरा बात कर लेते हैं जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसकी तरफ से एक नई फहरिस्त सामने आई है जो कि बैरून मुल्क जितने भी पाकिस्तानी कैदी हैं उनके हवाले से तफसीलात सामने आई हैं। ये जो रिपोर्ट है इसके मुताबिक टोटल जो फरवरी 2024 तक जो दुनिया भर में जो पाकिस्तानी जो कैद हैं उसका जो डाटा है उसके मुताबिक 23,456 पाकिस्तानी दुनिया भर के मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं और सबसे ज्यादा जो कैदी हैं पाकिस्तानी वो सऊदी अरब में है। सऊदी अरब में 10,432 पाकिस्तानी कैद हैं इस टाइम सऊदी जेलों में। फिर उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात में 5,292 पाकिस्तानी यूएई में कैद हैं। तीसरे नंबर पे तुर्की में है 387, चौथे में फिर उसके साथ साथ मलेशिया में 463 हैं, उसके साथ साथ कतर में 338 हैं, श्रीलंका में 89 हैं, इराक में 40 हैं, अमान में 578 हैं, कुवैत में 59 हैं, ईरान में 100 हैं, बहरीन में 371 हैं, यूके में 313 हैं और 598 यूनान में कैदी हैं। तो ये जो मजमूई तौर के ऊपर 23,000 से जायद जो पाकिस्तानी हैं ये बैरून मुल्क कैद हैं और ये जो नया रिकॉर्ड है इसके मुताबिक तो जो सबसे ज्यादा कैदी जो इस फहरिस्त में सामने आए हैं वो गल्फ कंट्रीज में ही है। और गल्फ कंट्रीज में जो उसकी वजूहात आपके सामने हैं, एक तो उनकी तरफ से जो लॉ एंड ऑर्डर का जो सूरत हाल है वो बहुत बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं और फिर उसके साथ साथ जो हमारे पाकिस्तानी हैं और उनको भी सोचना चाहिए कि जो जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के कानून का ना सिर्फ उसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए बल्कि ये इस तरह नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में तो अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए भी लोग ये अवॉइड कर देते हैं मुकदमात से और फिर जिसका जितना सियासी तौर के ऊपर असर रसूख हो या दीगर कोई जान पहचान वाले हों तो वो उससे बच जाते हैं। लेकिन जो दुनिया भर में उनको वहाँ के जो कानून है उसका ना सिर्फ ये कि उसके ऊपर अमल दरामद करना पड़ता है बल्कि वो असर रसूख भी किसी सूरत इस्तेमाल नहीं होता। हमने देखा है कि इवन जो बाज़ औक़ात पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से भी ये कोशिश की जाती है लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं होता। तो ये हम जिस मुल्क में जाते हैं रहते हैं उसमें पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर के ऊपर हमें वहाँ पे खुद को रिप्रेजेंट करना चाहिए और वहाँ के आइन और कानून के ऊपर उनके ऊपर जो है वो ना सिर्फ उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए बल्कि इससे जो मुल्क के लिए बेहतर एक अच्छा नाम कमाया जा सकता है। बहरहाल इस पर मजीद जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी उस पर बात करते रहेंगे। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह।